जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम ऑडिट रिस्क के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा प्योरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एग्ज़ाम में जब रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, हमने उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जो रिस्क असेसमेंट हम सीखते हैं, रिस्क असेसमेंट यानी किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि हमने बताना है कि किसी इंफॉर्मेशन, किसी फैक्ट की वजह से, किसी भी इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस एरिया में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, किस एरिया में और किस अजर्शन में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से अंदाज़ा लगाना, इस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस एरिया और किस अजर्शन में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या, गिवन इंफॉर्मेशन से अंदाज़ा लगाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया और किस अजर्शन में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। यानी कंफर्म नहीं है, मे भी हो मे भी ना हो, लेकिन हो सकती है, उससे अंदाज़ा हो रहा है, इंडिकेशन हो रही है। इंफॉर्मेशन उसने कुछ ना कुछ दी होगी। हमने इसका मतलब रिस्क असेसमेंट में ये जरूर बताना होगा कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस एरिया में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसका नाम लिखना होगा। डेटर्स में हो सकती है, फिक्स एसेट में हो सकती है, क्रेडिटर्स में हो सकती है। ठीक। अब रिस्क असेसमेंट के लिए इसका मतलब है उसने हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी, उसके बगैर रिस्क असेसमेंट हम नहीं कर सकते। वो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसने केस स्टडी में दी होगी, वो दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा। पहली ऑप्शन, वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या पैराग्राफ फॉर्म कह लें, वर्ड्स में इंफॉर्मेशन देगा हमें और हमसे कहेगा कि इस इंफॉर्मेशन में से रिस्क आइडेंटिफाई करो, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो। हमने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे। बताना होगा कि इसमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उससे ये रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन से इस एरिया पे रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, इस वाली इंफॉर्मेशन से इस एरिया पे रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होगी, हमने ये बताना होगा कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से एरिया के में और किस अजर्शन में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, इंडिकेट हो रही है। इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स। यूं ही हमने नाम दिया हुआ है, ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड नेम नहीं है, रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स। और दूसरी तरह की जो इंफॉर्मेशन हमें केस स्टडी में दे सकता है, जिससे हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा, वो होती है कि हमें वो कोई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रेजेंट कर देगा, इस साल की और पिछले साल की। जैसे 2018 की फिगर आ रही होंगी, 2019 की फिगर आ रही होगी। इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, बैलेंस शीट भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। और हमसे कहेगा इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो। तो हम फिर इस इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से परसेंटेजेस और रेशो कैलकुलेट करके, क्या कैलकुलेट करके, परसेंटेजेस प्लस रेशो कैलकुलेट करके रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। और परसेंटेजेस और रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है ना, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस स्टाइल में जब इंफॉर्मेशन होगी तो एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ऑडिट के पेपर में
कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो चैप्टर 4 में मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, दूसरा चैप्टर 10 में रिस्क असेसमेंट करते हुए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम कहते हैं, जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर या नंबर्स के ज़रिए से रिस्क असेसमेंट करते हैं, इसको हमने अपनी आसानी के लिए नाम दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। तो आईकैप रिक्वायर करता है कि हमारे स्टूडेंट को रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स भी आती हो और रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स भी आती हो। कल के लेक्चर में मैंने आपको रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दे तो उससे हम क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट दी थी, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा आपने? चले, तो फिर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो, कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आए हैं? शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा? चले ठीक, चले। तो अब फिर चले, इसमें अगर कोई 1 बाय 1 देखें, फिर भी 1 बाय 1 हर एक को डिस्कस करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, वरना हम आगे चलते जाएंगे। मुझे कुछ अंदाज़ा तो है कि कौन सी सिचुएशन स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होती हैं, तो मैं उनको खुद से भी बहाने से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है, आप ज़रूर पूछ लीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब देखिए 3 कॉलम बने हैं। समटाइम क्वेश्चन में वो कहता है कि सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करें। अगर क्वेश्चन में कहता है सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करें, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें जो इंफॉर्मेशन है, हम इस साइड पे हैं, ध्यान में रखिए, रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स पे हैं। जब हमें रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स में उसने पैराग्राफ दिए होंगे और हमें रिक्वायरमेंट में कहेगा इस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई करें, तो इस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन से रिस्क अराइज हो रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन से रिस्क अराइज नहीं हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से रिस्क अराइज होता है, वो इंफॉर्मेशन हमने निकाल के आपके सामने एक लिस्ट की फॉर्म में रख दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में अगर इन इंफॉर्मेशन में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नजर आई, तो इसका मतलब होगा इस इंफॉर्मेशन से रिस्क अराइज हो रहा है। ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन नजर आती है, फौरी तौर पे उसको अंडरलाइन कर ले, ताकि इससे आपको रीडिंग करते हुए पता चल जाए कि इससे रिस्क अराइज हो रहा है। और रिस्क, इस इंफॉर्मेशन से रिस्क तो अराइज हो रहा है, पता चल गया। अब क्या रिस्क अराइज हो रहा है, ये नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। ये आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं कि इससे क्या रिस्क अराइज होगा, बल्कि रिस्क को पढ़े और उसके आगे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको पढ़े, और सिर्फ इतना कन्विंस हो जाए कि दोनों में लॉजिकल रिलेशनशिप है, वाकई इस इंफॉर्मेशन से ये रिस्क अराइज हो रहा है। आपको खुद कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको गाइडेंस दे दी गई है कि इस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन से ये वाला रिस्क अराइज हो रहा है। आपने सिर्फ 2-3 दफा इनको पढ़ना है और मेंटली कन्विंस्ड होना है कि दोनों में रिलेशनशिप है, वाकई इस इंफॉर्मेशन से यही रिस्क अराइज हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन हमसे रिक्वायर करता है कि सिर्फ ऑडिट रिस्क बता दो क्या आइडेंटिफाई हो। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑडिट रिस्क की है या रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो हमने पहले वाला कॉलम तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, सिर्फ दूसरे वाला क्वेश्चन हमने प्रोड्यूस करना है। दूसरे वाली जो इंफॉर्मेशन है, दूसरे वाला कॉलम है, ये सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करना है। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में कहता है रिस्क भी आइडेंटिफाई करो और फिर उस रिस्क को एड्रेस कैसे करोगे, वो प्रोसीजर भी मुझे बताओ। यानी सम टाइम क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करो, उसमें तो हमने सिर्फ सेकंड कॉलम प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिस्क भी आइडेंटिफाई करो और उसके साथ मुझे प्रोसीजर भी बताओ जो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए परफॉर्म करोगे, तो इसका मतलब है अब की बार हमने क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए सेकंड कॉलम भी प्रोड्यूस करना है और थर्ड कॉलम भी प्रोड्यूस करना है।
जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने वो थर्ड कॉलम वाले हैं। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फर्क समझ आ गया आपको क्या है? तो हमने सिर्फ सेकंड कॉलम प्रोड्यूस करना है कि सेकंड और थर्ड दोनों प्रोड्यूस करने हैं? कैसे अंदाजा लगाएंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से। अभी तक हम सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने के लेवल पे हैं, प्रोसीजर आपको कवर नहीं करवा रहा। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने डिस्कशन करनी है। मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो आपको रीडिंग करके समझ आ गई है कि नहीं। जो कमी बेशी होगी क्लास में डिस्कस हो जाएगी। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर वो क्वेश्चन में कह दे इंक्रीज इन रिसीवेबल, पिछले साल की निस्बत इस साल रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं। मैं टर्नओवर रेशो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, जो रेशोज हैं वो यहाँ पे इस स्टाइल में आके डिस्कस करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज रेशो में। अगर क्वेश्चन में कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए हैं, तो बताइए क्या रिस्क है? हम कहेंगे बैड डेट कलेक्शन नहीं हो पा रही उनसे, रिस्क है कि डेटर बैड डेट हो गए हैं, पैसे नहीं आ रहे। हम कहेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क तो है। अब इसकी हम हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग बताइए रिस्क किस एरिया में है? डेट, तो हेडिंग पे लिख दें डेटर्स, या बेहतर है एरिया तो लिखे साथ अजर्शन भी लिख दें। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया क्या था, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट का मतलब है बताना कि गिवन इंफॉर्मेशन का किस एरिया पे इफेक्ट है, इसी की वजह से किस एरिया में मिसस्टेटमेंट हो सकती है और किस अजर्शन में हो सकती है। एरिया और अजर्शन में फर्क पता है ना आपको? चैप्टर 3 में पढ़ा। एक एरिया की बहुत सी अजर्शंस होती हैं, हम बहुत से ऑब्जेक्टिव को सामने रख के किसी भी एरिया को टेस्ट करते हैं। तो अगर डेटर्स जो हैं कलेक्शन नहीं हो रही, हम कहेंगे रिस्क है डेटर्स में क्या? वैल्यूएशन का, कि वो प्रॉपर अमाउंट पे वैल्यूएशन नहीं की गई। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स की हेडिंग बना देंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये हेडिंग हमें बाद में हेल्प करेगी प्रोसीजर डिसाइड करने में। हेडिंग हमें क्या करेगी? हेल्प करेगी प्रोसीजर डिसाइड करना। तो वैल्यूएशन ऑफ डेटा, इससे एग्री करते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं एक छोटा सा रिस्क और भी हो सकता है क्या? कि इसका मतलब है आपने हर अरे गरे बंदे को क्रेडिट सेल करते रहते हैं। अगर पहले सेल करते हुए आपने ध्यान से चेकिंग करके किसी अच्छे बंदे को, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाले बंदे को, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन रखने वाले बंदे को उधार माल दे दिया होता ना, तो ये नौबत ना आती। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका एक तो क्रेडिट अलाउ करने वाला प्रोसेस, उसमें भी मसला है, लेकिन बड़ा रिस्क क्या है कि हमें डेटा से फुल रिकवरी नहीं हो रही, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये समझ आ गया रिस्क? चलिए नेक्स्ट, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अगर वो कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, बताइए कोई रिस्क है? क्या रिस्क? मुझे सिर्फ हेडिंग दे, हेडिंग से गर्ज। अगर आपने हेडिंग सही बता दी मुझे तसल्ली हो जाएगी, आगे भी आप सही लिख सकते हैं। क्या रिस्क है? क्रेडिटर्स कम रिकॉर्ड किए हुए हैं, या इसे हेडिंग बनानी है तो कह दे अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, या बेहतरीन अगर हेडिंग बनाना चाहे तो अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट बेसिकली अजर्शन नहीं होती, तो अजर्शन की एरिया भी बताएं हेडिंग में, अजर्शन भी बताएं कि रिस्क क्या है। अगर पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हुए हैं तो रिस्क है कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, कंप्लीटनेस का भी तो यही मतलब होता है कि क्रेडिटर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए गए। ये इंश्योर करना होता है फिर कंप्लीटनेस में कि सारे क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी एक्सेप्टेबल है, वो भी गलत नहीं है, बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बेहतर ये है कि ISA वाली अजर्शन वाली टर्म यूज कर लें, लेकिन लाजमी नहीं है। दूसरा रिस्क समझ आ गया आपको? तीसरा वारंटी। अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे कि क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स पे वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, अब खुद बताइए, हमारे दो ऑडिट क्लाइंट है, एक क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स पे वारंटी प्रोवाइड करता है, दूसरा क्लाइंट प्रोडक्ट्स पे वारंटी प्रोवाइड नहीं करता, हमारे लिए कौन सा क्लाइंट ज्यादा मुश्किल होगा?
वारंटी प्रोवाइड, क्यों? क्योंकि वारंटी की प्रोविजन एस्टीमेट्स पे, जजमेंट्स पे बेस कर रही होती है, जो कि गलत हो सकते हैं, वेरीफाई करना मुश्किल होता है। हमने पढ़ा था एस्टीमेट, जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज जो होती हैं, ये वेरीफाई करना, कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। क्लियर होगी वारंटी वाली बात? अगली बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में कह दे कि वारंटी प्रोवाइड करता है, पिछले साल 3 साल के लिए वारंटी प्रोवाइड करता था प्रोडक्ट पे, इस साल वारंटी पीरियड 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया, ये नीचे उसने इंफॉर्मेशन दी है। पिछले साल वारंटी कितने साल के लिए प्रोवाइड करते थे प्रोडक्ट पे, इस साल कितने साल के लिए प्रोवाइड करें, 5 साल के लिए। आपने ऊपर देखा प्रोविजन फॉर वारंटी लिखी हुई थी, पिछले साल 12 मिलियन, इस साल 12.5 मिलियन। बताइए कोई रिस्क है? आप कहेंगे भाई वारंटी पीरियड 3 साल से 5 साल हो गया, तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर वारंटी भी उसी रेशो से इंक्रीज होनी चाहिए थी, ये तो बराए नाम इंक्रीज हो रही है। तो रिस्क है क्या कि प्रोविजन फॉर वारंटी अंडरस्टेटेड है, कंप्लीट एक्यूरेट नहीं है, यहां लिख लें अंडरस्टेटेड है। ये समझ आ रही बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। डेफर टैक्स, डेफर टैक्स एसेट में अगर वो ये कहता है कि हमारा क्लाइंट, देख हमारे 2 क्लाइंट है, एक है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और दूसरे टैक्स पे करना होता है, वो डेफर टैक्स कैलकुलेट करता है। कौन सा क्लाइंट वेरीफाई करना मुश्किल है? भाई क्यों मुश्किल है? क्योंकि डेफर टैक्स एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी पे बेस कर रहा होता है, जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। खास तौर पे अगर आपने डेफर टैक्स वाला टॉपिक काउंटिंग में पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा, डेफर टैक्स रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में कहता है फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट होने चाहिए जिनके अगेंस्ट आप इसको क्लेम करें। अब फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट होने चाहिए, फ्यूचर की बात हो गई तो वो तो सारी जजमेंट एस्टीमेट ही होंगे, वेरीफाई करना मुश्किल है। तो डेफर टैक्स अगर आ गया क्वेश्चन में तो बताइए क्या इसमें रिस्क होगा? बिल्कुल। एक तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो सकता है मीट ना हो रहा हो, और दूसरा हो सकता है मेजरमेंट भी ठीक ना हो रही हो, कैलकुलेशन में भी तो गलती हो सकती है। अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, एक होता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एक होता है मेजरमेंट क्राइटेरिया। अकाउंटिंग में ऐसे ही होता है। हमारे जमाने में स्टैंडर्ड में 2 चीजें होती थी, अब होती हैं ये, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अलग पढ़ाता है और फिर मेजरमेंट। हाँ बिल्कुल। तो इसमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी हो सकता है फुलफिल ना हो रहा हो डेफर्ड टैक्स में, क्यों? फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं। और दूसरा किस वजह से रिस्क हो सकता है कि उसको मेजरमेंट उसकी ठीक ना की गई। तो हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी कि रिस्क है, किस एरिया में रिस्क। एरिया तो हमने लाजमी बताना है ना डेफर्ड टैक्स। आगे अगर और कुछ भी नहीं बता सकते तो अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट या इनकरेक्ट कैलकुलेशन, इस तरह के अल्फाज यूज कर लें। लेकिन बेहतर होगा कि असर्शन की लैंग्वेज अगर यूज करें, वो मैं आपके लिए ऑप्शन पे छोड़ रहा हूं। चाहे असर्शन का वर्ड यूज कर लें, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, अकरेंस, या चाहे अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर लें, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन एरिया जरूर बताना है, कौन सा इफेक्ट होगा, गुडविल का होगा, फिक्स एसेट्स का होगा, डेप्रिसिएशन का होगा, इन्वेंट्री का होगा, ये एरिया जरूर बताना है हेडिंग में, क्योंकि ये हमारे प्रोसीजर को फिर बताने में नेक्स्ट स्टेप में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, यू आर अपॉइंटेड दिस ईयर, ये तो हम पहले भी लेक्चर के दौरान पढ़ा, ओपनिंग बैलेंसेस का मसला होता है। क्लोजर ऑफ ए फैक्ट्री, हाँ क्लोजर ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री क्लोज हो गई, जब फैक्ट्री क्लोज, बताइए एक कंपनी की 4 फैक्ट्रीज हैं, उनमें से एक फैक्ट्री क्लोज हो गई, गोइंग कंसर्न का इशू है, रिस्क है? तो भाई 3 फैक्ट्री बाकी तो चल रही है ना, एक होती है एक ही बंद होती है, हम कहते हैं यार गोइंग कंसर्न का इशू है, बाकी 3 तो चल रही हैं, गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है इसमें क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में। अगली बात सुने, जब भी कोई फैक्ट्री क्लोज की जाती है 2 बड़े इशू राइज होते हैं। पहला इशू, क्या फिक्स एसेट्स का क्या करेंगे? अब जाहिर है फिक्स एसेट्स तो बेचने पड़ेंगे, तो काउंटिंग ये कहती है अगर आपने फिक्स एसेट्स बेचने हैं ना, इरादा है बेचने का, इस्तेमाल नहीं करने, बेचने हैं, तो आपने
उसको करंट एसेट में क्लासिफाई कर देना और उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने। करंट एसेट में क्लासिफाई कर देना है, डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि अब वो फिक्स एसेट नहीं रहे आपके, ठीक है। मशीनरी है, व्हीकल्स है, वो इस वजह से फिक्स एसेट नहीं होता कि मशीनरी है, व्हीकल है, वो इस वजह से फिक्स एसेट होता है कि हमने उसे साल तक इस्तेमाल करना है। अगर हमने उसे 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देना है तो वो फिक्स एसेट नहीं बल्कि क्या बन गया, एक तो हमारा ये जो फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स होते हैं इनको करंट एसेट में क्लासिफाई करना होता है। आईएफआरएस के लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। आपने ये टर्म सुनी है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल? नहीं सुनी? ये ऐसे फिक्स एसेट्स को कहते हैं जो हमने बेचने के लिए रखे होते हैं, और याद रखें ये करंट एसेट में आते हैं। एक इश्यू तो ये हो गया क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में एक दूसरा रिस्क भी होता है, भाई वो जो हमने एम्प्लॉइज रखे थे उनका क्या करना है? अब जाहिर है उनको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करना है तो बस उन्हें कहेंगे सुबह के भाई आज से आप फारिग हैं, और वो फारिग हैं। नहीं, उन्हें जिस तरह कोई गोल्डन हैंड शेक स्कीम टाइप की स्कीम्स होती हैं उस तरह कुछ ना कुछ पैसे ऑफर करने होते हैं। बात का एग्रीमेंट में भी लिखा होता है, अगर आप बगैर नोटिस के एम्प्लॉय को फायर करेंगे तो 3 महीने की सैलरी उसे दे के भेजेंगे घर, कंपनसेशन के तौर पे। तो दूसरा इशू ये होता है, क्या जो हमने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया उसको पैसे देने, उसकी प्रोविजन सही रिकॉर्ड की कि नहीं। इसको शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन या रिडंडेंसी प्रोविजन कहते थे, रिडंडेंसी प्रोविजन कहते थे। हाँ, पढ़ी हुई है आपने? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ती है जो एम्प्लॉयज को। भाई ये समझ आया दोनों में फर्क? ये दोनों रिस्क कब अराइज होंगे? क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री को जरा अंडरलाइन करें इस लफ्ज को और सुने। इसका मतलब ये हुआ, इससे मुझे समझ ये आई कि जब कोई फैक्ट्री क्लोज होगी कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ एक एरिया पे जाता है, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जिनका इफेक्ट एक से ज्यादा एरियाज पे जाता है। भाई कुछ देखिए, ऊपर जो रिस्क थे उनका इफेक्ट तकरीबन एक एरिया में था, डिक्रीज इन रिसीवेबल डेटर्स में था। लेकिन क्लोजर ऑफ फैक्ट्री ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका इफेक्ट एक से ज्यादा एरियाज पे गया। इससे हमारे फिक्स एसेट्स भी इफेक्ट हुए, इससे हमारी प्रोविजन भी इफेक्ट हुई। तो क्या मुझे सिर्फ एक रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दोनों? एग्री करते हैं? अगली बात, क्या मुझे दोनों रिस्क इकट्ठे कर देने चाहिए कि अलग अलग हेडिंग दे के अलग डिस्कस करने चाहिए? शाबाश, अलग अलग। इसके आगे रीजन सुनिए क्या है। अलग अलग इसलिए कि अगर आईकैप ने प्रोसीजर भी पूछे हुए तो जाहिर है फिक्स एसेट वाले प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, प्रोविजन वाले प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, वो इकट्ठा थोड़ी कर सकते हैं। वो तो अलग ही होंगे ना, फिक्स एसेट के लिए अलग प्रोसीजर होंगे, प्रोविजन के लिए अलग प्रोसीजर। नहीं, बात समझ आई? नहीं समझ आई? अगली नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? समझ आ गई, लेकिन एक और एग्जांपल भी हो जाए, हर्ष कोई नहीं। ये एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क वाली। क्वेश्चन में उसने कहा सेल्स डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइनिंग सेल, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है। तो बताइए क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल? नहीं 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 नहीं, ये तो छोटा सा बच्चों वाला रिस्क है। असल सेल क्या है? इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो ऑब्सोलीट हो गई। क्या सिर्फ यही रिस्क है? अच्छा आप सुनिए, एग्जाम की एक केस स्टडी है, वो आपके साथ उसके फैक्ट शेयर करता हूं। उसने कहा कंपनी ने इस साल डिसाइड किया कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इतना ज्यादा नहीं चल रही, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। उसके लिए पैसे नहीं थे, कंपनी ने बैंक से लिया लोन। उससे पहले नंबर पे कोई फॉरेनर था, उससे हमने पेटेंट्स राइट्स परचेज किए किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे उसकी कोई मेडिसिन बहुत मशहूर थी यूरोप में, हमने उसे कहा भाई ये मेडिसिन हम पाकिस्तान में भी बना के सेल करते हैं, आप हमें राइट्स सेल कर दीजिए इसको मैन्युफैक्चर करने के। पेटेंट्स राइट्स खरीद लिए। ये हमारा कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल। खरीदे राइट्स,
उसके बाद फिर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी खरीदे, स्पेसिफिक मशीनरी, इसकी लैदा, हर प्रोडक्ट की लैदा मशीनरी होती है ना, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि मशीनरी से हर तरह की प्रोडक्ट निकल रही है, मशीनरी लैदा खरीदे और फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। बहुत सा क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ये सारा काम इस साल हुआ, बेचना भी शुरू कर दिया। जब इस साल आपने इनकम स्टेटमेंट देखी तो आपको पता चला लोन भी लिया है, पेटेंट्स भी आ रहे हैं, इन्वेंट्री भी इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत, फिक्स एसेट्स भी हैं, सेल्स पिछले साल की है 15 मिलियन, इस साल की है 15.3 मिलियन। बताइए कोई रिस्क है? अब देखें यहां पे सेल्स को इंक्रीज होना चाहिए था, सेल्स नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब क्या बनता है कि न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर सके, न्यू प्रोडक्ट्स फेल हो गई है, उसकी वजह से सेल्स नहीं बढ़ सकी, सेल्स नहीं बढ़ सकी तो प्रोडक्ट फेल। अब बताइए रिस्क किस किस जगह पे है? पहला रिस्क, क्या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई? दूसरा रिस्क, क्या सिर्फ यही रिस्क है कि अब उस इन्वेंट्री के लिए जो फिक्स एसेट्स खरीदे वो भी बेकार हो गए, उन पे भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे बताइए सिर्फ इन्वेंट्री और फिक्स एसेट बेकार हुए कि जो पेटेंट्स खरीदे थे, राइट्स, वो भी बेकार हो गए, उन पे भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। अब देखिए फैक्टर एक है, सेल्स नहीं हो सकी, डिक्लाइनिंग सेल्स, हालांकि पिछले साल की निस्बत है, लेकिन यहां पे हम डिक्लाइनिंग सेल का कंसेप्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी, डिक्लाइनिंग सेल्स, सेल्स नहीं हो सकी, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, इन्वेंट्री पे भी रिस्क है, फिक्स एसेट्स पे भी रिस्क है, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स पे भी रिस्क है। 3 एरिया में रिस्क समझ आता है? मुझे बताइए, मुझे ये एक ही पैराग्राफ में तीनों डिस्कस कर देने चाहिए कि अलग-अलग हेडिंग दे के डिस्कस, अलग-अलग हेडिंग दे के। अच्छा, अलग-अलग हेडिंग देने की रीजन क्या है? क्योंकि बाद में अगर कभी आई कैप कहे कि इन रिस्क को एड्रेस कैसे करोगे, प्रोसीजर बताओ, तो हमने इन्वेंट्री के प्रोसीजर अलग बताने होंगे, हमने फिक्स एसेट के प्रोसीजर अलग बताने होंगे, हमने पेटेंट्स के प्रोसीजर अलग बताने होंगे, ठीक है, वो हर एक के प्रोसीजर अलग होते हैं ना। तो इसीलिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जिनमें एक से ज्यादा रिस्क होंगे, आपने सारे आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन अलग-अलग हेडिंग देके। अब यहां पे जब आप देखेंगे आपको क्लोजर ऑफ फैक्ट्री लैदा नजर आया, बाद में दोबारा क्लोजर ऑफ फैक्ट्री नजर आ गया, लेकिन देखिए उसका रिस्क दूसरा, दोनों रिस्क क्लोजर ऑफ फैक्ट्री से आ रहे हैं। इसी तरह डिक्लाइनिंग इन सेल्स आगे चल के किसी जगह पे आप देखेंगे, इसमें आपको पेटेंट्स एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का भी पॉइंट नजर आ रहा होगा, आगे चल के फिर डिक्लाइनिंग इन सेल आ रहा होगा, उसमें आपको इन्वेंट्री का पॉइंट नजर आ रहा होगा, फिर डिक्लाइनिंग इन सेल नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके आगे फिर रिस्क क्या नजर आ रहा होगा? इंपेयरमेंट का। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन से एक से ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। हमने सारे लिखने हैं अलग-अलग हेडिंग देके, ताकि बाद में प्रोसीजर लिखने में हमें आसानी हो, वरना हमें मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा प्रोसीजर किस वाले रिस्क के लिए। इसके बाद ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये पढ़ा हुआ आपने? नहीं पढ़ा हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, अभी सुन लें। प्रूडेंस कंसेप्ट तो पढ़ा होगा। मुझे बताइए, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट रिगार्ड कर ले। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर लॉस एक्सपेक्टेड है, लॉस रिगार्ड कर ले। ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन पे लॉस एक्सपेक्टेड होता है उन्हें कहते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो रिस्क क्या है कि क्लाइंट का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पे लॉस एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्लाइंट यही कहेगा ना कि सर ये तो अगले सालों में जाके हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, तो जब कंप्लीट करेंगे तब देखेंगे नफा नुकसान है। जी, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड। डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड। डेवलपमेंट कॉस्ट आपको पता है क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट। एक होती है रिसर्च कॉस्ट, एक होती है डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट सारी की सारी
एक्सपेंस। डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज करनी है, लेकिन जब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करे। तो हमारे टीचर सिखाया करते थे, बड़ी पुरानी बात है कि 15-20 साल हो गए, वो सिखाया करते थे, मुझे थोड़ा बहुत याद है, दरमियान में अगर गलत हो जाए तो चले यार कोई बात नहीं, क्योंकि काउंटिंग एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं। वो एक लफ्ज बताया करते थे डेवलपमेंट कास्ट की रिकग्निशन का, क्राइटेरिया याद करने का। 6 कंडीशन होती थी। एक था इनफ्लो प्रोबेबल हो इनफ्लो। फिर था इंटेंशन टू कंप्लीट, के इंटेंशन हो कंप्लीट करने के लिए। जे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज भी हैं। एबिलिटी टू सेल है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, और फिर होता था एक्सपेंडिचर कैन बी मेयर्ड रिलायबली। हाँ, ये जुगाड़ लगाई हो ना, इसका मतलब साल बाद भी चल जाती है। एक्सपेंडिचर कैन बी मेयर्ड रिलायबली। ये क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, फिर डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज करनी है, वरना डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज नहीं करने। अब मुझे बताइए, एग्जाम में उसने कह दिया क्लाइंट ने डेवलपमेंट कास्ट रिकॉग्नाइज की, हम क्या कहेंगे? हो सकता है रिस्क है कि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, फिर भी रिकॉग्नाइज कर दी। रिस्क है कि रिसर्च को डेवलपमेंट में डाल दिया या डेवलपमेंट को रिसर्च में डाल दिया। अब एक क्वेश्चन मैं अपने केस स्टडी में क्या पूछा, उसने कहा साइंसदान डेवलपमेंट फेज पे है, 100 मिलियन चाहिए प्रोडक्ट को कंप्लीट करने, 100 मिलियन चाहिए प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 60 मिलियन का खर्चा हो चुका है, बाकी 40 मिलियन कहीं से नहीं मिल रहा। बताइए आप एज ऑडिटर क्या करेंगे? हमने कहा भी हमने क्या करना है, हम उनसे देखेंगे, हाँ भाई पूछेंगे बकिया 40, ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं ना हो रही रिसोर्सेज वाली। हम कहेंगे भाई कोई बैंक, कोई दोस्त, कोई और बंदा आपको फर्दर रिसोर्सेज 40 मिलियन देने को तैयार है कि नहीं? अगर 40 मिलियन देने को तैयार है, हम देख लेंगे कि क्या एविडेंस है उसके पास कि उसे 40 मिलियन मिल जाएगा। अगर कोई भी तैयार नहीं है, हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंस आउट करवाएंगे। क्राइटेरिया सारा पूरा होना जरूरी है, एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती एक्सपेंस आउट कराएंगे। तो डेवलपमेंट कास्ट में रिस्क समझ आ गया हमें कि इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया हो सकता है मीट ना हो रहा हो, या रिसर्च और डेवलपमेंट में रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गई हो। गुडविल रिकॉग्नाइज, गुडविल में भी रिस्क। ये जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, ज़हन में रखिए, इनमें रिस्क होता है। जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनमें रिस्क होता है। क्यों? एक तो इस वजह से इनको फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना मुश्किल है, कहीं भी इनकी एग्जिस्टेंस मतलब जाहिरी तौर पे थोड़े ही होते हैं। और दूसरा, नॉर्मली इनकी मार्केट नहीं होती जहां पे ये सेल परचेज हो रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम आती है। कि एग्जिस्टेंस में भी मसला होता है, इनकी वैल्यूएशन में भी मसला होता है। इसलिए जहां कहीं कोई भी इनटेंजिबल एसेट आए, आप ये तो आसानी से लिख सकते हैं कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, इनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वेरीफाई करने में रिस्क है, इसीलिए इनमें रिस्क है। क्लियर हुई बात? इनटेंजिबल। चले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, रिस्क है कोई? क्या रिस्क है? फॉरेन करेंसी। एक तो ये है ना कि अगर इंपोर्ट करें, आपको पता है चाइना से भी करीबी है, चाइना से भी चीजें मंगवाएं और 20-25 दिन लग जाते हैं, तो ये रेंट पे हो सकता है कि कुछ गुड्स इन ट्रांजिट हो, उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग ना हो। दूसरा बड़ा रिस्क होता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का, ठीक है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में हो रही होती है, तो उसका किस रेट पे रिकॉर्ड करना है? पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पाकिस्तानी करेंसी में करनी है, तो करेंसी रेट लगाने में प्रॉब्लम हो सकता है, गलत रेट लगा लिया हो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आपने फॉरेन करेंसी वाला कंसेप्ट काउंटिंग में कहीं पढ़ा, एक्सचेंज रेट वाला? नहीं पढ़ा। चलें, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। हमारा ये रेंट है 31 दिसंबर, हमने कुछ चीजें खरीदी 25 जून को, उस वक्त डॉलर का रेट था 150।
31 दिसंबर पे हमने पेमेंट करनी है अगले साल। 31 दिसंबर पे डॉलर का रेट हो गया 160। हमें अपनी लायबिलिटी को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करंट रेट के मुताबिक? बिल्कुल करना, क्लाइंट ने नहीं किया होगा, रिस्क है। और दूसरा, अगर अपडेट किया भी, लायबिलिटी हो गई क्रेडिट, डेबिट इफेक्ट किधर जाना चाहिए? क्या एसेट में जाना चाहिए, एक्सपेंस में? एक्सपेंस में, शाबाश। तो उसने हो सकता है अपडेट ही नहीं किया, या अपडेट किया है तो दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंस की बजाय एसेट में डाल दिया। तो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन में रिस्क होता है क्लाइंट ने गलत कर दी होगी। अगर बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स खरीदे हैं इस साल क्लाइंट ने, कोई रिस्क नहीं है कि अच्छी बात है? क्या रिस्क है? कि जब हम अकाउंटिंग में क्वेश्चन करते थे परचेज ऑफ फिक्स एसेट के, उसमें कहता था ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, बताओ कौन सा कैपिटलाइज होगा, कौन सा एक्सपेंस आउट होगा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है कंसेप्ट? तो हम सारे कंसेप्ट हमेशा क्वेश्चन ठीक करते थे ना, गलती हो जाती थी, हमसे गलती हो सकती थी सीए के स्टूडेंट से। तो जो बी काम करके बैठा हुआ है, आई काम का करके बैठा हुआ है, वो ये जब फिक्स एसेट खरीदेंगे कैपिटलाइजेशन एरर नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन में कहें नहीं नहीं फिक्स एसेट बेचे, खरीदे नहीं है, बेचे हैं, अब कोई रिस्क है? हाँ बिल्कुल, अभी भी रिस्क है। जिस तरह हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट या हमेशा सही कैलकुलेट करते थे ना, ये सही करते थे भैया। जब WDB मेथड पे 3.5 साल पहले एसेट खरीदा है, उसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है मेरा भाई, बताए मुझे। हैं? कॉस्ट से कंपेयर कर ले, चले चले ठीक है, हाँ वो इस तरह की बात है। तो क्या रिस्क है कि प्रॉफिट या लॉस डिस्पोजल पे सही कैलकुलेट ना हुआ हो? बिल्कुल। आई कैप का क्वेश्चन होना है अगर कोई माई का लाल, तो उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करके दिखाए मुझे, अभी पता चल जाता। हो जाए कोई बात ना। चले सो सही, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट पे 50 रुपए नहीं मिलना। यहां तो 100 रुपया मिलेगा या कुछ भी नहीं। क्वेश्चन सुन लेना आपने। उसने कहा रिस्क आइडेंटिफाई करना है। ड्यूरिंग द ईयर एक बिल्डिंग सेल की मार्केटिंग मैनेजर को जिस पे 50 मिलियन का लॉस हुआ, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग सेल की मार्केटिंग मैनेजर को या सीएफओ को करना, सीएफओ को जिस पे 50 मिलियन का लॉस हुआ। जितने असूल क्या है, पहले हाथ उठाना है उसके बाद बताना। 1 2 3 4 जी भाई। रिलेटेड भाई रिस्क कंप्लीट, देखिए कंप्लीट नहीं बताएंगे तो मैं सही नहीं, वो सिर्फ एक चीज बता रहे रिलेटेड पार्टी कंप्लीट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। बस भाई अबे ऐसे ना करें, अगर आप उन्हें हिंट देंगे तो फिर क्वेश्चन वापस ले लूंगा मैं। जी आपका क्या पॉइंट है? ये उन्होंने बता दिया मार्केट टर्म आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे नहीं, एक ही बात है। और भाई बेच दिया है, हमारे पास है ही नहीं, ना करंट में आएगा ना नॉन करंट में आएगा। नहीं नहीं भैया, हाँ अब देखें अकाउंटिंग जो है वो एक तो ये है ना कि आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं, और ये भी तो रिस्क है कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ना किया, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको डिस्क्लोज करनी होती है। वो ऑडिट बोर्ड के क्वेश्चन भूल गए जिसमें वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करता था, हम कहते थे मिस स्टेटमेंट है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे ना होना ये भी रिस्क है, उसका डिस्क्लोज ना होना ये भी तो रिस्क है कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ना किया गया हो। बस
चलें, अब सुनिए, इसमें एक नहीं दो रिस्क थे। ऐसे सो रहा नहीं, दूसरा रिस्क सुने हम। पहला रिस्क तो ये ना सही बता दिया रिलेटेड पार्टी का। अब सुनिए, फिक्स एसेट्स को जब डिस्पोज करें उस पे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस हो, ये इस रिस्क की इंडिकेशन है कि डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं है। सुने, थ्योरेटिकली सोचिए जरा, अगर डेप्रिसिएशन रेट बिल्कुल ठीक होता तो जब ऐसा डिस्पोज किया गया है क्या उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता? नहीं। अगर डेप्रिसिएशन रेट आप बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे होते तो इसका मतलब ऐसा डिस्पोज किया उस वक्त उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक जैसी होती। तो जब डिस्पोज करते हुए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस आ जाए, किस चीज की इंडिकेशन है? डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है। आपने रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, डेप्रिसिएशन वाला नहीं कर। सुनिए जरा, अगर हम एसेट्स को शुरू में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड करते रहे हैं तो जब डिस्पोज करेंगे हमें पैसे कम मिलेंगे कि ज्यादा? कम मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ लॉस रिकॉर्ड होगा, यानी जो डेप्रिसिएशन आप पिछले सालों में रिकॉर्ड नहीं की वो एट टाइम ऑफ डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर डिस्पोज करते हुए लॉस होना, इस चीज की इंडिकेशन है कि पिछले सालों में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की है। अगर डिस्पोजल करते हुए प्रॉफिट हो फिक्स एसेट पे, तो इस चीज की इंडिकेशन है कि पिछले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड होती रही है। तो ये प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल, इससे क्या रिस्क राइज होता है? डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा बताने लगे थे, कोई बात, मैं भी आपको देने ही लगा था। अच्छा चले आगे चलते हैं। इसके बाद न्यू काउंटिंग आर लीगल रेगुलेशंस और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसीज, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके अलावा ये इसके अलावा एक और है, इनकम इज रिसीव्ड आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हम सीखते हैं एक्रूअल बेसिस पे, नॉर्मली क्लाइंट कैश बेसिस पे चल रहा होता है। मुझे बताइए, अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लाइंट के साथ, वैसे छोटी मोटी ट्रांजैक्शन मार्केट में करने जाए हम क्या करते हैं? दुकानदार को कहते हैं भाई ये चीज हमें दे दो, वो चीज हमें देता है, हम उसे पैसे देते हैं, बिल बना के हमें दे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट उसी वक्त में। प्रैक्टिकली ये सारे फेजेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं। ऑर्डर किसी और टाइम पे इशू होता है, डिलीवरी किसी और टाइम पे होती है, इनवाइस किसी और टाइम मिल रही होती है, पेमेंट किसी और टाइम हो रही होती है। अगर हमारी टर्म एंड कंडीशन ये है क्लाइंट के साथ, ठीक है, हमारे क्लाइंट की अपने सप्लायर के साथ टर्म एंड कंडीशन क्या कि चीज खरीदनी है, 20% एडवांस पे करेंगे, 50% पे करेंगे एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड, 30% पे करेंगे डिलीवरी के 1 महीने के बाद। तो जब क्लाइंट 20% पे करेगा उसे क्या एंट्री करनी चाहिए? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। जब चीजें डिलीवर हो गई और 50% पे कर दिया, अब क्या एंट्री होनी चाहिए? एसेट डेबिट कितने से? 100 से, एडवांस क्रेडिट 20 से, कैश क्रेडिट 50 से, पेएबल क्रेडिट, और जब उसके बाद 30 पे करेंगे कैश क्रेडिट। ये एंट्री आप लोगों के लिए आसान थी मुश्किल थी? आसान थी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सीखी हुई है। क्लाइंट में जो आई काम बी काम करके बंदा बैठा हुआ है वो पता क्या एंट्री करता है हमेशा? जैसे ही पेमेंट की, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 20 रुपए से, 50 की पेमेंट की, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, 30 की पेमेंट की, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। वो कहता है सर आना तो आ जाके परचेजेस में ही है ना। अगर आप खुद भी ये सारी एंट्री इकट्ठी करें ना इनको, तो इसमें नेट एंट्री यही बनेगी, परचेजेस डेबिट। लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर होता रहे प्रॉब्लम नहीं है, ईयर एंड पे प्रॉब्लम होती है। जब चीजें डिलीवर हो रही है नेक्स्ट पीरियड में, पेमेंट इस पीरियड में कर रहे हैं, या अपोजिट वाइस वर्सा। तो याद रखें, अगर हम एडवांस में एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हो सकता है क्लाइंट का अकाउंटेंट एंट्री कर दे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि नॉर्मली उसकी एक्रूवल की एंट्रीज वीक होती है।
और इसी तरह इनकम हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं अगर, तो क्या एंट्री कर देगा, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, जो कि गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर कहें कि आप रिसीट और पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं तो इसमें हमेशा रिस्क होगा। क्लियर हो ये बात? रीवैल्यूएशन में रिस्क है कि नहीं, फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन में? बिल्कुल, दो रीजन की वजह से रिस्क आता है। रीजन सुनिएगा, क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करवाई, पहला रिस्क हो सकता है बंदा उन्होंने अपने पसंद का चुन के रीवैल्यूएशन करवाई हो, वो एक्सपर्ट कंपिटेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, ये रिस्क है। और दूसरा रिस्क, एक्सपर्ट कंपिटेंट था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन फिर भी काम सही नहीं किया, ये भी तो रिस्क है। तो मुझे बताइए, हमें ये रिस्क समझ आ गया रिवैल्यूएशन में क्यों है? अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात है, जब हम क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी, बहुत अहम पॉइंट है, क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी रीवैल्यू करवाई, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि जिस बंदे ने, एक्सपर्ट ने रीवैल्यूएशन की, वो बंदा सही है कि नहीं, कि ये भी देखना चाहिए उसका काम भी सही है कि नहीं, दोनों चीजें देखनी चाहिए। भाई आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, इससे कॉम्पिटेंट है, लेकिन क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फारे काम नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब कभी किसी प्रोफेशनल से सर्विसेज लेनी है, वैल्यूएशन करनी है, उसको भी देखना है और उसके काम को भी देखना है। यहां पे लिख ले लाइन, जब कभी एक्सपर्ट की सर्विसेज को यूज करना है तो क्या देखना है, जब कभी एक्सपर्ट की सर्विसेज को यूज करना है, क्या, एक्सपर्ट को अंडरलाइन कीजिएगा लफ्ज को, क्या देखना है? हमने देखना है एक्सपर्ट को भी, उसके काम को भी, यानी ऊंची दुकान मीठा पकवान, दोनों चीजें देखनी है। दुकान फीका नहीं होना चाहिए, यही सिखा रहा हूं ना, वो तो मुहावरे में है फीका। हमने एक्सपर्ट को भी देखना है, वो सही हो, मार्केट में उसकी रेपुटेशन हो, कॉम्पिटेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ऊंची दुकान हो। हमने ये भी देखना है जो वो रिपोर्ट बना के दे रहा है, वो रिपोर्ट भी सही है कि नहीं, पकवान भी मीठा हो। भाई आप गलत एक्सपर्ट के पास जाते रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, ये रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स में, रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट, दो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में फर्क क्या है। पहली इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, हमारा सेल्स स्टाफ जितनी सेल करेगा 10% कमीशन मिलेगा, हमारा सेल्स स्टाफ, पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाई, क्या, जितना प्रॉफिट होगा सीईओ को 10% बोनस मिलेगा। पहली पॉलिसी क्या है, सेल्स स्टाफ को जितनी सेल होगी 10% बोनस मिलेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, सीईओ को, सीएफओ को जितना प्रॉफिट होगा 10% बोनस मिलेगा। बताइए किसमें रिस्क है, किसमें नहीं? दोनों में रिस्क है। पहली में रिस्क किस एरिया में है और दूसरी में रिस्क किस एरिया में है? तकरीबन सारे एरियाज में। यानी अगर टेक्निकली स्पीकिंग बात करें तो पहले वाला रिस्क है एट अजर्शन लेवल और दूसरे वाला रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दोनों में रिस्क समझ आ गया। दूसरे वाला रिस्क आई क्या बार बार पूछता है। बाकी कुछ और भी रिस्क है रूटीन नेचर के। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी आती है तो कल भी लेक्चर होगा, इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं हम रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स की तरफ। मैं चाहता हूं थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स की भी दे दो। रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स में क्या होता है? रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स में वो हमें कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देगा इस साल की और पिछले साल की, और कहेगा इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो। अब जरा अटेंटिव हो गए भैया, रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई करो। हमने कहा बिल्कुल, दो इंफॉर्मेशन अभी देखो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। उसने कहा ये लो। फिर पहली चीज उसने कहा सेल्स
पिछले साल थी 1000, इस साल है 1200, और नीचे लाइन में लिख रहा है दिस वाज ए वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर मैनेजमेंट। बताइए रिस्क है क्या? बिल्कुल। हम कहेंगे भाई डिफिकल्ट ईयर में, तो भाई डिफिकल्ट ईयर क्यों? क्योंकि उसमें छुट्टियां कम आई थी, गर्मी ज्यादा पड़ी थी, इस वजह से नहीं भाई, डिफिकल्ट इस वजह से सेल्स नहीं हो पाती। भाई डिफिकल्ट ईयर था तो पिछले साल की सेल मीट करना ही बहुत मुश्किल होता है। ये तो तुम उससे भी आगे चले गए 20%। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का। शाबाश। यहां सम टाइम ये इंफॉर्मेशन देके नीचे कहता है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट वाज 7%। रिस्क है कोई? भाई अगर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 7% था तो तुम्हारी सेल्स होनी चाहिए थी 1070। ये 1200 ऊपर 7% था, तुम 20% कैसे ले आओ? ओवर स्टेटमेंट लगती। क्लियर हो गया? अगर वो कहे कि पिछले साल की सेल्स 1000, ये रिस्क असेसमेंट तो फिगर सिखा रहा हूं। अब इस साल की सेल्स है 800, बताइए अब कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल का ना? नहीं, ऑब्सोलेट इन्वेंट्री का, इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का, इंपेयरमेंट ऑफ पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का। चलिए 1200 लेके आगे क्वेश्चन चलाते हैं इसको। इसके बाद उसने कहा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, पिछले साल की है 600, पिछले साल की है 500, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है 500। तो मेरा ख्याल है जितनी पिछले साल थी उतनी इस साल है, कोई रिस्क नहीं है। है रिस्क? क्या भाई क्या रिस्क है? अच्छा ओवर स्टेटेड है अंडरस्टेटेड है? अंडरस्टेटेड है। भाई जितनी पिछले साल उतनी नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, बिल्कुल सही। याद रखिए जो एक्सपेंसेस सेल से रिलेट करते हैं वो सेल से रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है, डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट नहीं करनी। ठीक है, सेल्स की तो हमने डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट कर दी ना पिछले साल क्या कंपेयर करके। कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल से रिलेट करती है पीछे। अच्छा रिस्क असेसमेंट सुने, एक स्टूडेंट बड़ा लॉजिकल एनालिसिस किया। उसने कहा सर आप जो कह रहे हैं इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेटेड है, ये भी तो हो सकता है पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेटेड हो। और मैंने कहा भाई तेरी मेहरबानी, इस साल के ऑर्डर अपॉइंट हुए हो, इस साल का ऑडिट निपटा लो, यही बड़ी बात है। और पिछले साल के गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो? याद रखिए हम जब भी रिस्क असेसमेंट करेंगे इस साल की करेंगे। हम ऑडिटर इस साल के हैं, पिछले साल के नहीं है। पिछले साल की फिगर एज्यूम की जाती है, करेक्ट है। ऑडिटेड फिगर्स आर एज्यूम टू बी, पिछले साल की फिगर एज्यूम टू बी करेक्ट। रिस्क असेसमेंट इस साल की होगी। अब देखें रिस्क क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, अंडरस्टेटेड। आपने इसको ये नहीं लिखना रिस्क कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेटेड। क्यों? क्योंकि रिस्क असेसमेंट होती है कि किस एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है या किस असर्शन में भी। कॉस्ट ऑफ सेल्स इटसेल्फ कोई एरिया नहीं है, ये 3 एरिया को इकट्ठा करके बनता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मली रिस्क नहीं होता, पिछले साल का फिगर होती है, परचेजेस में और क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने उसको ये नहीं कहना, गौर से सुनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी अंडरस्टेटेड, बल्कि क्या कहना है, परचेजेस में भी अंडरस्टेटेड एंड क्लोजिंग स्टॉक में भी ओवरस्टेटेड। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इटसेल्फ कोई एरिया नहीं है, ये दूसरे एरिया से मिलके बना है। रिस्क असेसमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स की हो गई। यहां पे आ गया हमारे पास जीपी। अब आगे सुने कहानी। सम टाइम क्वेश्चन में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग अलग देगा, सम टाइम क्वेश्चंस में वो इकट्ठा करके एक ही जीपी रेशो देगा। तो हमने अगर उसने जीपी रेशो दी है तो हमने फिर जीपी रेशो से रिस्क असेसमेंट करने हैं। कैसे? मुझे बताइए, पिछले साल अगर सेल्स थी 10 मिलियन, जीपी रेशो थी 10%,
इस साल सेल्स हुई 20 मिलियन, जीपी रेशो कितनी होगी? 20% नहीं, 10% ही रहेगी। क्यों? वे सेल्स बढ़ी तो साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो उसी हिसाब से बढ़ी होगी। तो जहन में रखिएगा, जीपी रेशो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द ईयर। जीपी रेशो ओवर द ईयर कांस्टेंट होती है। अगर चेंज हुई है तो मतलब कोई गड़बड़ है। अगर क्वेश्चन में कह दे पिछले साल की जीपी रेशो है 30%, इस साल की जीपी रेशो है 35%, बताइए रिस्क है कि नहीं है? है। अच्छा, क्या रिस्क है? मैं लिखने लगा हूं जीपी रेशो में बी ओवरस्टेटेड। ये रिस्क नहीं, जीपी रेशो को एरिया थोड़ी है। क्या लिखूंगा? सेल्स में भी ओवरस्टेटेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी, ये नहीं लिखूंगा, बल्कि लिखूंगा परचेजेस में भी अंडरस्टेटेड एंड क्लोजिंग स्टॉक में भी अंडरस्टेटेड। भाई रिस्क असेसमेंट समझ आई? सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स लाला दा दो दे, फिर भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। जीपी रेशियो दे दे, फिर भी कर सकते हैं। चले अब कहानी में ट्विस्ट आने लगे हैं, जरा अलर्ट हो जाए। ट्विस्ट वैसे असल इधर आएंगे, लेकिन इधर भी थोड़े बहुत हैं। अगली आइटम, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। पिछले साल एक्सपेंसेस थे 100, इस साल भी एक्सपेंसेस है 100। कोई रिस्क नहीं मेरे ख्याल में। क्या रिस्क है? हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स से लिंक करते हैं, इनको तो सेल्स के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो बताइए सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या रिस्क है? अंडरस्टेटेड। शाबाश, ठीक है, रिस्क है। अगली लाइन आइटम, एडमिन एक्सपेंसेस। चलें आपकी बात मान लेते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस पिछले साल थे 100 और इस साल एडमिन एक्सपेंस 120। अब तो कोई रिस्क नहीं है ना? है रिस्क। अब क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। वो कैसे? हाँ, एडमिन एक्सपेंसेस की नेचर होती है फिक्स। तो भाई जो अकाउंट्स, जो एरिया सेल्स से रिलेट करते हैं, उन्हें सेल्स के साथ लिंक करके रिस्क असेसमेंट करनी है। जो सेल्स से लिंक नहीं होते, सेल्स से रिलेट नहीं करते, उनकी रिस्क असेसमेंट सेल्स के साथ मिला के नहीं करनी। अब ये एडमिन एक्सपेंसेस की नेचर फिक्स होती है। एडमिन स्टाफ को सेल्स हो ना हो, इनको सैलरी देनी होती है, फिक्स है। तो इसमें रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट। में ये बात समझ आई? अगली बात सुने। वैसे तो यहां तक भी कर लिया, बिल्कुल ठीक है, पास होने के लिए काफी है। इससे ज्यादा मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता कि हमें डिटेल में सोचना चाहिए, लेकिन आपको एक पॉइंट दे रहा हूं सोचने के लिए। अगर कभी जहन में आ जाए ये बात एग्जाम में रेलिवेंट हो तो लिख सकते हैं, लाजमी नहीं। एवरेज पास होने वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा? सेलिंग एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, एडमिन एक्सपेंसेस। लेकिन जो आइंस्टाइन है वो क्या कहेगा? कहेगा ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है, एडमिन एक्सपेंसेस है। अरे एक और भी रिस्क है, क्या? देयर मे बी मिस क्लासिफिकेशन। जब कोई एक्सपेंस एक अंडरस्टेट हो रहा है, दूसरा ओवरस्टेट हो रहा है, तो देयर में भी मिस हो सकता है। कुछ सेलिंग एक्सपेंस हो एडमिन में डाल दिया, ये भी तो हो सकता है। ये पॉइंट जहन में आए लिख दे, नहीं आए परेशानी की कोई बात नहीं, अलग-अलग कर दे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। पिछले साल है 100, इस साल का है 120। बताइए, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, कोई एक सेलेक्ट करनी है। पहली ऑप्शन, इंटरेस्ट एक्सपेंस में बी अंडरस्टेटेड। दूसरी ऑप्शन, इंटरेस्ट एक्सपेंस में बी ओवरस्टेटेड। तीसरी ऑप्शन, देयर इज नो रिस्क। चौथी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल भाई, जो एक एरिया जिससे लिंक करता है उससे मिला के रिस्क असेसमेंट करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस सेल से रिलेट करते थे, सेल के साथ मिला के रिस्क असेसमेंट की। जो एरिया सेल के साथ नहीं किसी और से लिंक करता है,
उसे उसके साथ मिला के रिस्क असेसमेंट करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिस्क असेसमेंट के लिए इसे डिवाइड करना चाहिए लोन के साथ, फिर परसेंटेज को कंपेयर करना चाहिए आपस में। अब यहां पे सुनिए, एग्जाम में अगर तो उसने बैलेंस शीट दी है, पिछले साल और इस साल का लोन दिया है, आप उससे डिवाइड करके रिस्क असेसमेंट करेंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट नहीं है, फिर हम एज्यूम करेंगे कि जो लोन पिछले साल था वही इस साल है, उस लिहाज से ओवर स्टेटमेंट का रिस्क आ जाएगा। भाई बात समझ आई? चलिए अगली लाइन आइटम, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पिछले साल है 100, इस साल है 80। बताइए, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, नो रिस्क के इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। पहुंचे आप? ठीक है, इसे फिक्स एसेट के साथ मिला के तो फिर रिस्क असेसमेंट करना है। यहां तक क्लियर? ये तो था इनकम स्टेटमेंट। अब आ जाए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आ जाए। बैलेंस शीट की जब रिस्क असेसमेंट करनी है तो हमने कैलकुलेट करनी है रेशोज। हमने क्या कैलकुलेट करना है? रेशोज। भाई कौन कौन सी रेशोज? अब वो रेशो सुन लें, जब कभी बैलेंस शीट आ जाए आपने धड़ाधड़ अन्यथा ये रेशोज कैलकुलेट कर देनी है। कौन कौन सी रेशोज हैं ये सुन लें। बैलेंस शीट, भैया इनकम स्टेटमेंट की रिस्क, अच्छा इनकम स्टेटमेंट की रिस्क असेसमेंट पहले करेंगे कि बैलेंस शीट की? शाबाश, अगर दोनों दी हुई है, वरना जो दी हुई है उसी की करेंगे। बैलेंस शीट में रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हमने कैलकुलेट करना है रेशोज को। सुने जरा, कहानी में ट्विस्ट आने लगा है। ये 7-8 मिनट आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो कोई मसला तो नहीं है ना? अगर है तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं है, मैं तो पढ़ा के जाऊंगा। रेशो सुन लें। पहली रेशो डेटर टर्नओवर रेशो। कौन सी रेशो? डेटर्स टर्नओवर रेशो। आगे खास तौर पे लिखना है इन डेज। इन डेज, ये डेज लिखा हुआ है। दूसरी रेशो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इन डेज। इन डेज। तीसरे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ब्रैकेट में लिखा इन डेज। चौथे जीपी रेशो। जीपी रेशो हो गई है, चले मैं लिख देता हूं जीपी रेशो। पांचवें, अच्छा जीपी रेशो से मुझे याद आ गया भाई, अगर उसने सेल्स भी दी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी है, जीपी भी दी है, हमने रिस्क असेसमेंट करनी है सेल्स की, फिर असेसमेंट करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और जीपी रेशो से रिस्क असेसमेंट फिर नहीं करनी, क्योंकि वो जीपी रेशो से जिस चीज की रिस्क असेसमेंट करनी है ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ना दोबारा रिस्क असेसमेंट करते हैं उधर। मुझे जीपी रेशो से याद आ गई पॉइंट। हाँ हाँ, करंट रेशो, शाबाश, करंट रेशो। करंट रेशो। एक और होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अच्छा, करंट रेशो के साथ एक क्विक रेशो भी होती है जो तकरीबन एक जैसी होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। इन्वेंट्री लेस कर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा फर्क, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा। समझ ले, करंट रेशो के साथ क्विक एसिड रेशो, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कहते थे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6। स्टूडेंट कहने लगा सर बस कर दें, बस कर दें, हमें समझ आ गई, टाइम अपना जाया ना करें, ये तो हमने काउंटिंग में पढ़ा हुआ है, सारी रेशो तो काउंटिंग में पढ़ी हुई हैं। तो भाई सुन लीजिए, पढ़ा तो आपने कोड ऑफ एथिक्स भी काउंटिंग में हुआ था, FR2 में था कोड ऑफ एथिक्स, FR2 में था, लेकिन प्रिंसिपल्स वही थे, थ्रेट वही थे, एप्लीकेशन फर्क थी। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा, वहां पे काउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन थी काउंटिंग के पेपर में, ऑडिट में ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। भाई पढ़ा तो आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स भी थे बिजनेस लॉ में, तो उधर भी फेल हो जाते थे नहीं, यानी कि उधर पढ़ी होती थी, लेकिन उधर की केस स्टडी निस्बतन आसान होती थी।
बिजनेस लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट राइटर वाली केस स्टडी उठा के देख लें, कंपेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पे तो एक केस स्टडी में दो दो पॉइंट कहता था शेयर होल्डर भी है एम्प्लॉय भी है, अब बताओ क्या करना। तो कंसेप्ट हो सकता है किसी दूसरे, यहाँ पे फर्क है। अकाउंटिंग में कैलकुलेशन का मकसद होता है एनालिसिस करना, यहाँ पे कैलकुलेशन का मकसद है रिस्क आइडेंटिफाई करना। याद रखें, रेशो कैलकुलेट करने का ऑडिट में असल मकसद कैलकुलेशन नहीं है, रिस्क असेसमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा तरीका वारदात हमारा फर्क है। पहला फर्क सुने, अकाउंटिंग में रेशो कैलकुलेट करते थे, एवरेजेस यूज करते थे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यूज करते हैं। क्यों? आसानी के लिए, क्योंकि हमारा असल मकसद कैलकुलेशन करना नहीं है, असल मकसद इसके जरिए से रिस्क आइडेंटिफाई करना है। रिस्क सेम ही निकलता है, चाहे एवरेज यूज करें चाहे क्लोजिंग करें। तो हम जिंदगी मुश्किल क्यों करें, आसान करते हैं, क्लोजिंग यूज करते हैं। क्लियर हुए भाई? कोई स्टूडेंट जिसने अकाउंटिंग में रेशोज पढ़ी हो? सारा में पढ़े। मेरे भैया बताइए, डेटर्स टर्नओवर रेशो इन डेज का फार्मूला क्या है? हाँ ठीक है, देखें नाम में ही फार्मूला छुपा हुआ है। अच्छा देखिए, काउंटिंग में पढ़ते थे टर्नओवर रेशो टाइम्स में भी होती है, डेज में भी होती है। हमने ऑडिट में हमेशा डेज में कैलकुलेशन करनी है, टाइम्स में दिया भी हुआ है तो उसे डेज में कन्वर्ट करना है, फिर रिस्क असेसमेंट करनी है। तो फार्मूला क्या होगा डेटर टर्नओवर रेशो का? डेटर्स, पहले डेटर आया, डेटर ऊपर, फिर टर्नओवर आया डिवाइडेड बाय सेल्स, फिर रेशो मल्टीप्लाई करना है, फिर डेज 365 से। डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365, डेटर टर्नओवर रेशो आ गई। बताइए क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या है? क्रेडिटर डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो फार्मूला क्या है? इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। अब बताइए डेटर टर्नओवर रेशो डेज में इंक्रीज हो गए, क्या रिस्क है? पिछले साल के 60 थे, इस साल के 90 है, बैड है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इंक्रीज हो गए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, डिक्रीज हो गए, अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाए या क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डेज में डिक्रीज हो जाए, एक ही बात है। क्रेडिटर डिक्रीज हो जाए या क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डेज में डिक्रीज हो जाए, एक ही। क्रेडिटर्स कम है, एक स्टूडेंट कहने लगा सर मैंने तो अकाउंटिंग में पढ़ा था क्रेडिटर्स कम हो जाए तो अच्छी बात है, क्रेडिटर कम हो जाए तो अच्छी। मैं कहा भाई तेरे अंदर का ऑडिटर किधर गया? ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किधर गई कि अगर क्रेडिटर्स कम हो जाएं, हमने ये सोचना है अच्छी बात है कि ये सोचना है क्रेडिटर रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो भाई क्रेडिटर कम होना अच्छी बात नहीं है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो डेज में इंक्रीज हो रही है, ऑब्सोलीट। जीपी रेशो बता चुका हूं। करंट रेशो डिक्रीज हो रही है, लिक्विडिटी इश्यूज है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? आखिरी कंसेप्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है कि आप अपने प्रॉफिट में से कितनी दफा बैंक को इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिक्रीज हो रही है, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, हो सकता है आप बैंक को इंटरेस्ट पे ना कर सके। जी ये था हमारा रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स, रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। भाई कुछ कुछ समझ आया? नहीं, आपको पता है मैं पहले लेक्चर में बताया था ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये पढ़ने से समझ नहीं आता, सुनने से भी समझ नहीं आता, केस स्टडीज करने से समझ आता है। तो जिसने आज की ये 4 केस स्टडीज नाना अटेम्प्ट की, उसने आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा इस वक्त हालांकि सीखा है, लेकिन केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं करेगा तो 24 घंटे के अंदर भूल जाएगा। तो इसलिए अगर केस स्टडीज नहीं अटेम्प्ट, केस स्टडी कौन सी अटेम्प्ट करनी है? 4। पहले तो जिन स्टूडेंट से रीडिंग नहीं की वो रीडिंग कर लें। 4 केस स्टडी, सिर्फ रिस्क है। जब आप सुन लें, आखिरी बात, जब अभी चूंकि पहली दफा केस स्टडी कर रहे हैं तो हर केस स्टडी के आप पे आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे।
तकरीबन ये 1.25 घंटे से 2 घंटे के दरमियान की असाइनमेंट है। लेकिन जब आप ये 4 केस स्टडी, क्योंकि अभी आपको नहीं पता क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई होना, किससे नहीं होना, लेकिन जब ये 4 केस स्टडीज कर लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई होता है, किससे नहीं होता। ये 4 केस स्टडी करने के बाद जब आप इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा करेंगे वो आधे घंटे की बजाय 10 से 12 मिनट में हो जाया करेगा, ये पक्की बात है। लेकिन आज चूंकि पहली दफा केस स्टडी कर रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन पे रुक रुक के आपको सोचना पड़ेगा इसे रिस्क आइडेंटिफाई होता है कि नहीं होता। तो कल ये 4 केस स्टडी, और भाई रिटन फॉर्म में कल जिसने कहा ना, अच्छा जिसने कहा ना मैं केस स्टडी करके नहीं आया, उसकी तो थोड़ी क्लास होगी। जिसने कहा ना नहीं सर मैंने रीड करके सिर्फ अंडरलाइन कर लिया है, उसको नहीं छोड़ना मैंने, उसको नहीं छोड़ा। ये एग्जाम स्टाइल में रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाना है, तो भाई करके लाएंगे, वचन देते हैं, यूं शपथ